का सेंटर कासमाबाद बाजार और आज पुनः जहूराबाद की विकास की पर्याय कही जाने वाली सदा फातिमा जी का आना हुआ। साथ में आप देख सकेंगे, साथ में जैसे ही आपका आना होता है तो 10-20 लोग तो ऐसे कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे बृजभान सिंह बघेल जी हैं, रविंदर सिंह जी हैं और बाकी लोग भी अन्य लोगों में इधर से आएंगे तो असलम हुसैन जी, रविंदर यादव जी, लव पिंटू सिंह, राणा सिंह, मनोज यादव जी हैं। और अभी आपका कहीं से आना हुआ, चूँकि जनता को आपने न केवल विकास के रूप में जो है परियोजनाओं से लाभान्वित किया, बल्कि गाहे बिगाहे जब भी आप आती हैं तो विचारों से भी मजबूत करती हैं। आज जब 24 में पूरा देश एक बहुत बड़ा चुनाव फेस करने जा रहा है और तमाम रोज़ टीवी की बात कही जाए तो टीवी भी तो बटी चुकी है, लुटेंस मीडिया, गोदी मीडिया, अब जनता बेचारी इसी में पिस गई है। आप चूँकि मार्गदर्शक रही हैं, बातें आपकी सुनी, लोग सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में जिस तरह से लोग ये मान रहे हैं कि बहुत बड़ा कंटेस्ट होने जा रहा है लोकसभा में, विशेषकर बात किया जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल बनाया जा रहा है। पीछे अभी आपसे संवाद भी हो रहा था कुछ राज्यों के चुनावों को लेकर, जहां टीवी सर्वेज बीजेपी के एंटी भी अभी दिखा रहे हैं कि नहीं, उस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह का माहौल पूर्व में देखा जा रहा है। आने वाले आगामी 24 के चुनाव को लेकर मंत्री जी आप क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं जो माहौल बन रहा है पूरा? देखिए, जो 24 का माहौल बन रहा है, निश्चित रूप से इसमें जो देश की जनता है इसके अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तन की जो अकुलाहट है, जो चाहत है, वो परिलक्षित हो रही है। और निश्चित रूप से हम लोग ये देख रहे हैं कि आपने भी अभी देखा जिन जगहों पे चुनाव चल रहे हैं, बहुत सी जगहों पे दिखाया गया कि चाहे वो माननीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम रहा हो या भाजपा के अन्य बड़े मंत्रियों का कार्यक्रम रहा हो, कद्दावर नेताओं का, तमाम कुर्सियां खाली रही हैं। मध्य प्रदेश में देखा गया, छत्तीसगढ़ में देखा गया। तो ये इस बात का संकेत है कि जनता जो बहुत कुछ जुमलों से बहल रही थी वो इस स्थिति से बाहर आना चाहती है और अब वो चाहती है कि अगर आपने हमसे वादा किया था काम का तो वो पूरा होना चाहिए। अगर कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे और उसके सापेक्ष आप अगर देखें तो अब तो 20 पूरे 10 साल होने ही जा रहे हैं, 2-4 महीने कम है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो अब तक उस हिसाब से कम 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, जबकि आप स्वयं जानते हैं कि उसका 1/4 भी नहीं होने पाया। कोई नया उद्योग लगने नहीं पाया। अलबत्ता एक बार डिमोनेटाइजेशन हो गया 16 में, वो जनता ने देखा। उसके बाद दोबारा 30 सितंबर की डेट थी, 2000 का नोट बंद हुआ। तो जनता के दिमाग में एक बात आती है कि भाई अगर आपको 2000 का नोट बंद करना था तो उसको चलाने की आपको आवश्यकता क्या थी? उस समय लोगों को ज़रूरत थी 500 के नोटों की, 100-200 के नोटों की, और वहाँ चलाया जा रहा था 2000 का नोट। तो जो बातें लोग तब नहीं समझ पाए कि काला धन समाप्त करने की बात हो रही थी, काला धन तो समाप्त नहीं हुआ, पूरा पैसा आ गया। तो लोगों को लगा कि रिजर्व बैंक का गवर्नर कुछ कहता है, ये कुछ कहते हैं, बात होती है कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करेंगे, आसार नज़र नहीं आते हैं। चाइना से मुकाबला होता है, उसकी अर्थव्यवस्था तो आज से पहले ही लगभग 19 ट्रिलियन के आसपास है, लगभग जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा ज़मीनी स्तर पर उतर करके, केवल जुमलेबाजी से काम होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि शुरू में चुनाव में क्या हुआ, माननीय जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनका कहीं कोई अता पता नहीं था। वो मौजूदा वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उनका कोई नाम नहीं ले रहा था। राजस्थान में वसुंधरा जी का नाम नहीं लिया जा रहा था। अब अचानक से क्या हो गया, पूरा चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे रख के लड़ा जा रहा था। और अब जब बिल्कुल वोटिंग का वक्त करीब आ रहा है तो बजाय वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में समय देने के, लोग बिहार में जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जा रहे हैं। तो स्थितियां समझ में आ रही हैं, कहीं ना कहीं घबराहट है लोगों में। जो पिछड़े वर्ग की जातिवार गणना की बात हो रही है, इससे कहीं ना कहीं भाजपा को परेशानी है। लेकिन ये जनगणना होनी चाहिए। माननीय पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी ने जो बात उठाई है
कि जनगणना, इसकी गणना होनी चाहिए पिछड़ी जातियों की भी जातिवार, वो सही है, क्योंकि जब तक तो इससे परेशानी है। मेरा तो ये मानना है कि ये सब बातें छोड़ के विकास की बात करनी चाहिए। लेकिन अब जो है आप स्वयं देख रहे हैं, और जहाँ तक सवाल जहाँ हम बैठे हैं यहाँ की बात है, यहाँ के माननीय नेताजी तो बेचारे दिवा स्वप्न में ही खोए रहते हैं। हमने तो पढ़ा ही अखबारों के माध्यम से, पहले नवरात्र में कह रहे थे लोगों से कि भाई शपथ होने जा रही है, नई कुर्ता धोता सिला। उसके बाद हुआ नवरात्र बीत गया कि दशहरे के बाद होगी, तो फिर नया धोती कुर्ता बना पीले रंग का, फिर वो भी चला गया। पता नहीं भाजपा के लोग उनसे ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हुआ कि भाई दीपावली से पहले शपथ हो जाएगी, दिए जल जाएंगे। दीपावली भी बीत गई, मगर जहूराबाद में दीपावली नहीं आई। तो वो तो कह रहे हैं मीडिया वाले जो है उनके साथ, केवल मीडिया वाले कह रहे हैं, हम तो कभी कहे नहीं। अब ऐसा बयान आ रहा है उनका। नहीं भाई, बयान तो भाई देते हैं। अब भाई अब उनकी बातें हैं, कभी कुछ वो बात अलग है। लेकिन और सोचना चाहिए भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इतना ना किसी का मन तोड़े। 24 के चुनाव से पहले उनके दावे अलग हैं। मांग भी ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो उनके दावे अलग हैं, और उनकी अब समय आने पर मांग भी समझ में आ जाएगी कितने सीटों पर वो अपने दल को लड़ाना चाह रहे हैं। अब यदि इस तरह से बातें आएंगी कि मंत्री बन रहे हैं, फिर बातें निगेटिव भी सुनने में आ रही, नहीं है एक्सपेंशन नहीं है हुआ मंत्रिमंडल का, तो इस सूरत में भी उनका जो फॉलोइंग ग्रुप है, वो आपको क्या लगता है कि नहीं, मानने वाले लोग ये समझते हैं कि नहीं बातों में दम नहीं है, या उनके वजूद में कुछ कमी आई है घोषित चुनाव के बाद? नहीं, बात ये नहीं है। और देखिए, अब हम कोई तराजू तो लेके बैठे नहीं कि उनका वजन बढ़ा कि घटा कि क्या हुआ, है ना, वो तो वो जाने और उनके मित्रगण जाने। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि पद की इतनी लालसा जो है, इतनी अकुलाहट नहीं होनी चाहिए। कर्म कीजिए ना, यहाँ के विधायक हैं, क्षेत्र है, जनता ने चुना है, प्रेम से चुना है, तो क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहिए। मंत्री क्या बड़ी चीज है, आप बताओ? कहते हैं कि बिना पद का कुछ हो ही नहीं सकता है, कहते शासन के साथ ही हम कुछ कर पाएंगे, कई बार कह चुके हैं। सोच की बात होती है। मैं तो यहाँ पर 2012 में विधायक चुनी गई, तो 3 साल तक तो मैं मंत्री नहीं थी ना, मुझे कोई अकुलाहट भी नहीं थी, मैं अपना काम कर रही थी। तो कार्य करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, देखिए, देश की राजनीति में निश्चित रूप से उलटफेर होगा, युवा वर्ग परिवर्तन चाहता है, उत्तर प्रदेश में भी होगा, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, अच्छी संख्या में उनके सांसद जीत के जाएंगे, और देश में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का उभार हो रहा है, इंडिया गठबंधन अच्छा चुनाव लड़ेगा। इंडिया और पीडीए तो आमने सामने हो गई मंत्री जी, बात समझिए। कोई आमने सामने नहीं है, ये परिवार में जब 4 लोग होते हैं तो ये विचारों का होता है, वैचारिक मतभेद होता है। तो फिर आप नहीं, मतलब ये नहीं, देखिए, होता ये है कि ये एक मनभेद नहीं है। 4 लोग होते हैं तो वो बातें होती हैं, 4 लोग हैं, 4 तरह की बातें होंगी, समय आने पर लोग बैठेंगे, अपना अपना उसका हल निकालेंगे। लेकिन वास्तविकता जो है वो ये है कि इंडिया गठबंधन से घबराहट है, और घबराहट इतनी है कि हम तो ये देख रहे हैं कि खास करके जो हिंदी के अखबार हैं वो इंडिया गठबंधन लिखते ही नहीं हैं, नहीं लिखते हैं, वो पूरा नाम लिखते हैं और इसको राजग लिखते हैं। अरे भाई, इसको अगर राजग लिखते हो, उसको कुछ लिखते हो, तो ये भी संप्रग लिखते थे, तो इसको इंडिया हो रहा है तो लिखने में क्या दिक्कत है? तो नहीं लिखते हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि लोग बातों से उब गए हैं और चाहते हैं कि परिवर्तन हो। अगर ईवीएम का खेल नहीं हुआ तो निश्चित रूप से 24 नया संदेश लेके आए। जी, एक आखिरी सवाल मेरा, मोदी जी अपने मंच से कहे और खूब प्रचारित भी हुआ, राम काज कीजिए बिना मुहे कहाँ विश्राम। जी, और मंदिर बन रहा है, भाजपा लाएगी बीच में। नहीं, ठीक है, वो ऐसा है कि उनको विश्राम, अब वो 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे कार्य करते हैं, 24 घंटे कार्य करते हैं, ये अच्छी बात है ना, सोते जागते कार्य करना चाहिए। लेकिन उनका स्वास्थ्य भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा उनको विश्राम भी करना चाहिए। और देखिए, वो ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री हैं,
और हम सभी लोग सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं कहूँगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जनता केवल जुमलों से बहलने वाली नहीं है, उसको ये लगता है, अब महसूस करने लगी है, क्योंकि जो नौजवान है आज बेकार है। आज आप अगर स्कूल में बात करें लोगों से, कॉलेजेस में बात करें, तो लोग कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को निकाल दिया क्योंकि हमारे पास फीस भरने के लिए महंगाई मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल मुद्दा है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के घरों में खाना नहीं है। अगर 400 का सिलेंडर था तो इनकी एक महिला मंत्री जी हैं, वो सिलेंडर कंधे पर ढो करके चली जाती थी, और जब 1100 का हो गया तो क्यों नहीं बोली? हर छोटे बड़े मुद्दे के ऊपर, महिला अस्मिता के ऊपर सवाल उठाने वाली महिला मंत्री ने मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, वहाँ पे चुप्पी नहीं तोड़ी, ना कोई वहाँ पे गया। उसके अलावा आपने देखा वो तो कार्य हुआ नहीं, और लोकसभा में बेमतलब की चीप पब्लिसिटी वाला काम उन्होंने किया। मैं किसी महिला के सम्मान को गिराने वाली बात नहीं करती। बिहार की कुछ माननीय विधायक लोगों ने कुछ बात कहा, मैं उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा हमेशा बनाए रखना चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष हो। और ये केवल इसको नहीं दिखाता कि आप दूसरों के प्रति कैसे हैं, बल्कि वास्तव में ये आपके संस्कार भी उसी में परिलक्षित होते हैं। तो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भाषा की मर्यादा हटती है दुर्घटना घट जाती है। प्रयास ये होना चाहिए कि शालीन और संयत भाषा में अपनी बात को रखा जाए। आज दुख होता है कि बहुत से लोगों ने संयम का दामन छोड़ दिया है, परिचय नहीं देते हैं संयम का, भाषा का संयम खत्म होता जा रहा है, और निश्चित रूप से ये दुखद है, क्या पक्ष क्या विपक्ष। जी, एक और बातें जो ट्रेंड करेंगी, जो आने वाले चुनाव में वो काउंट की जाएंगी। सवाल था, अभी 2 देश लड़ गए, गाजा वाली जो बात चल रही है, फिलिस्तीन और इजराइल वाला, तो कुछ पक्ष कह रहा है कि नहीं, मोदी जी को उधर भी सिंपैथी दिखानी चाहिए फिलिस्तीन की तरफ, तो गाजा में जो हत्याएं हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, और मोदी जी इजराइल के सपोर्ट में है, प्रो हैं, रहे हैं। तो इस सूरत में बीजेपी तो कहेगी कि भाई हम नेशनलिस्ट हैं और हम देखिए हम इस तरह से लगे हुए हैं, तो उसका भी क्या असर पड़ने जा रहा है क्या आने वाले चुनाव में? एक बात है, देश प्रेम, नेशनलिस्ट, क्या कहने की आवश्यकता पड़ती है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि महात्मा गांधी ने कभी भी बार बार कहा हो कि मैं बहुत बड़ा देश प्रेमी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नेशनलिस्ट नहीं है। मुझे तो नहीं ध्यान पड़ता कि कभी उन्होंने कहा, कभी भी नहीं कहा। वो जो देश प्रेम है, देश के लिए प्रेम है, राष्ट्र के लिए बलिदान की भावना है, वो तो अगर है तो अपने आप ही परिलक्षित होगी, आपका बलिदान बता देगा, है कि नहीं बात? आखिर चंद्रशेखर आज़ाद जी देश की आज़ादी की बलिवेदी पर अगर उन्होंने प्राणोत्सर्ग किया अपना, तो क्या कह के गए थे कि मैं देश प्रेम से ओतप्रोत हूँ? नहीं ना। आज लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मानते हैं लोग। महात्मा गांधी जी ने अगर कुर्बानी दी तो लोग उस बात को मानते हैं। तो वो मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अगर जैसे कि एक नया ट्रेंड चला है, हर कोई अपना, आप देखेंगे बहुत धूमधाम से जन्मदिवस मनाता है। मुझे लगता है कि लोगों को छोड़ देना चाहिए। आप अपने उसके स्तर पे मनाइए, कीजिए, देशभक्त हैं तो भी अपने उसमें रखिए, समय बीतने दीजिए। जब हम नहीं रहेंगे, हमारे बाद भी 20 साल 30 साल बीत जाएगा, और उसके बाद अगर लोग ये कहेंगे कि इनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं था, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि मैं नेशनलिस्ट हूँ, है ना। हमास ने जो किया वो भी गलत किया, और जो इजराइल कर रहा है गाजा के ऊपर, रोज़ाना सैकड़ों बच्चे मारे गए हैं, क्या वो गलत नहीं है? गलत वो भी है, गलत वो भी है। पूरे विश्व समुदाय को आगे आकर के इस समस्या का एक, जिसे कहना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। ये हत्याएं रुकनी चाहिए। ये तमाम कितने बच्चे अपनी जान से चले गए हैं, तो किसी भी तरह का, चाहे वो किसी ग्रुप के द्वारा आतंकवाद किया जाए,
वो भी गलत है। और अगर कोई राष्ट्र आतंकवाद को पोषित कर रहा है, जैसे इस समय जो इजराइल कर रहा है, वो भी किसी उससे कम नहीं है। अस्पताल में लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तमाम ये एक यूएन का वो रहा है कि अस्पताल, इससे हमेशा अस्पताल स्कूलों पर हमला नहीं होगा, लेकिन अस्पताल पर भी हो रहा है, स्कूल पर भी हो रहा है। तो मैं दोनों को मैं कहती हूँ, हमास ने जो किया वो भी ठीक नहीं था, और जो इजराइल इतने लोगों को मार रहा है वो भी ठीक नहीं है। संपूर्ण विश्व को इस नरसंहार को रोकना चाहिए। अंतिम सवाल मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी से ही है। कहते हैं कि पिछड़ा में केवल यादव ही आते हैं क्या, और एक आध और बताते हैं। जो जाति जनगणना पर भी सवाल भाजपा उठा रही है, कही कि हमारे समय ही जब हम लोग शासन में था तब हम लोग खुद चाह रहे थे कि जाति जनगणना हो। ओम प्रकाश जी उसमें भी कहते हैं कि जो पिछड़ा है उसमें भी 2 ठो बनना चाहिए, कुछ जातियां जो लाभ ले चुकी हैं अब उनको हटाना चाहिए, बाकी जो अति पिछड़ा है उसे लाभ देना चाहिए। इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश जी की बात का उस पर कुछ भी कमेंट करना बेकार है, क्योंकि वो नीति नियंता तो है नहीं, ना वो प्रदेश की सरकार में है और ना वो वहाँ पर है, और जब थे तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। भाई मंत्री तो रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश की सरकार में 2017 में मंत्री थे, आपको याद होगा, मंत्री तो थे, तो उस समय उन्होंने कहा उस समय तो कहा नहीं। और जहाँ तक पीडीए की बात हो रही है उसमें सभी पिछड़ों की बात हो रही है। सीधी बात यह है कि सबके उत्थान का कार्य होना चाहिए, उसके लिए नीतियां बननी चाहिए। जो गरीब है उसकी भी बात होगी, लेकिन अब गरीब सब कुछ पहन करके कहे कि हम गरीब हैं तो बहुत मुश्किल है। तो ये भी देखना होगा कि लोग खुद को कह तो रहे हैं कि हम गरीब हैं, और पता चलता है कि 20 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं तो कहे कि गरीब हैं। पिछड़ा जो है तमाम जातियां हैं, और निश्चित रूप से जब तक आपकी जनगणना नहीं होगी, भाई अगर सेंसस नहीं हो तो पता कैसे चलेगा। सेंसस भी तो इसीलिए होता है, आपकी जो 5 ईयर प्लानिंग होती थी, 5 ईयर प्लान थे, पंचवर्षीय योजनाएं थी, जब से उससे पहले से आपका सेंसस चल रहा है। इसलिए चल रहा था कि जब सेंसस होता है तो किसी भी जगह की आपको सही स्थिति पता चलती है और उसका आकलन होता है, उसके अनुसार योजनाएं बनती हैं। तो जब उसके अनुसार योजनाएं बनती हैं तो जो पिछड़ा वर्ग है उसकी भी अगर जातिवार गणना हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उनकी आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख हो जाएगा, और उसके हिसाब से मिल बैठ कर के लोग अपनी नीतियां बना लेंगे। अभी तो जनगणना की बात है, तो जनगणना होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए। और बाकी जहाँ तक सवाल आपने कहा है उनका, ओम प्रकाश राजभर जी का, अब उनकी बात वो जाने कि उनको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। जब सत्ता में रहते हैं तो भूल जाते हैं, जब नहीं रहते हैं तो जाने की चाहत है, जब जाते हैं तो बात सुनी नहीं जा रही है, उसकी अकुलाहट है। तो तमाम चीज़ें हैं, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। आप थी शादाब फातिमा जी, और आपने मंत्री जी समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।